जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेस 382। रेस 382 में आप सभी का स्वागत है इंग्लिश के सेक्शन के कंप्लीट डिस्कशन के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंग्लिश के सेक्शन को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन है कॉमन एरर, क्योंकि रीड द ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर। मतलब एरर पूछा है, अगर है तो बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉग वॉज सो डेंस दैट नो वन कैन सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। तो सिंपल सा ये तो आपका टेंस चैप्टर का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि टेंस का पास्ट इंडेफिनिट में ये पहला ही रूल बताया गया है कि जनरली if a sentence starts with past tense, generally if a sentence starts with past tense, it is followed by past only। मतलब सामान्यतः यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से करोगे तो आगे भी वह पास्ट में ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे वॉज मतलब पास्ट टेंस है तो आगे भी पास्ट चाहिए, तो कैन तो प्रेजेंट होता है, उसका पास्ट आप करोगे कुड। तो वन का आंसर बी हो गया। अब सही है, द फॉग वॉज सो डेंस दैट नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट। धुंध इतना ज्यादा गहरा था कि कोई भी व्यक्ति अपने रास्ते को नहीं देख पा रहा था, उस जो स्ट्रीट से होकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज whom आई हैड ट्रेवल विद। तो ये तो सिंपल सा रूल है कि जब भी आप वन ऑफ लिखते हो तो वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आती है। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा ही प्लूरल लिखे। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का। तो देखो वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लिखा है तो क्वेश्चन में एस जोड़ देते हैं, तो आंसर इसका ए हो गया। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज whom आई हैड ट्रेवल विथ। तो एक जो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था कि वो किसके साथ मैंने ट्रेवल की थी। तो दोनों ही इजी क्वेश्चन हो गए। चलो थर्ड क्वेश्चन, when the rainy season will set in we shall go out to Lizzle have a picnic in चेरापूंजी। ठीक है भाई। तो देखो ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपका हो गया कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में कहता है कि आप ये जो भी वर्ड है इफ हो या फिर एज इफ हो या फिर प्रोवाइडेड हो, व्हेन हो या फिर बिफोर हो, आफ्टर हो, ये जितने भी है कंडीशनल वर्ड, इनके पार्ट में सिंपल सा लॉजिक है कि इनके पार्ट में आप शैल या विल का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड जो होते हैं उसके पार्ट में कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखो जब बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो हम सभी लिजल के यहाँ जाएंगे चेरापूंजी। तो जब बारिश का सीजन स्टार्ट होगा तब जाएंगे। तो जब एक एक्शन का होना दूसरे एक्शन पे डिपेंड करे उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल पार्ट ये है कंडीशनल, कंडीशनल है। और कंडीशनल पार्ट में व्हेन के साथ कभी भी, देखो यहाँ व्हेन है, व्हेन के साथ कभी फ्यूचर नहीं आती, तो वहाँ पे विल हटा दो। और सीजन सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर कर देते हैं, तो सेट में एस जोड़ दो। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। व्हेन द रेनी सीजन सेट्स इन, सेट इन मतलब आगमन होना, शुरू होना। तो जब बारिश का सीजन शुरू होगा तो हम सभी को जाएंगे लीजल के यहाँ, पिकनिक करेंगे चेरापूंजी में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे पैसेज आ गया, फिल करना है भाई क्लोज टेस्ट। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा पेड़ था, डैश ऑफ ए रिवर मतलब नदी के किनारे। तो फोर्थ में क्या चाहिए भाई, किनारे।
द ट्री मेड अ कंफर्टेबल होम फॉर द फैमिली ऑफ बर्ड्स। पेड़ जो था पक्षियों के परिवार के लिए बहुत ही आरामदायक घर था, जिन्होंने अपने घोंसले को उसके डाल पे बना लिया था। जो पक्षी थे वहाँ बहुत ही खुशी से रहते थे, क्योंकि वो जो पेड़ था बहुत ही चौड़ा था, और उसके जो चौड़े चौड़े जो डाल थे वो उन्हें शेल्टर मतलब छत देता था, और उन्हें बचाता था सूर्य की गर्मी से और भारी बारिश से। एक दिन जब बादल आकाश में बादल थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ बंदर जो पेड़ के आसपास खेल रहे थे वो भीग गए थे और सर छुपाने के लिए उस पेड़ के नीचे गए। ऑल ऑफ देम वर डैश विथ कोल्ड। उनमें से सभी ठंड से कांप रहे थे। तो यहाँ पे कांपना चाहिए। और उनमें से सभी ठंड से कांप रहे थे। जब चिड़ियों ने उन बंदरों को देखा उस दयनीय अवस्था में, पिटिएबल मतलब होगा दयनीय अवस्था। वन ऑफ द बर्ड सेड, तो उनमें से जो एक पक्षी था उसने कहा, ओ मंकीज, ओ मंकी मतलब एक तरह बोला, इफ वी कैन बिल्ड आवर नेस्ट, यदि हम अपना घोंसला बना सकते हैं इतने छोटे, बीक मतलब चोंच जो होती है पक्षियों की, जो चोंच होती है, तो यदि हम अपने इतने छोटे चोंच से अपना घोंसला बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। भगवान के दया से तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पैर है, क्यों नहीं तुम एक बहुत ही अच्छा अपने लिए सर ढकने छुपाने के लिए घर बनाते हो। यह सुनने के बाद बंदर जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए, क्योंकि भाई वो बंदर है। गधों को और मूर्ख लोगों को कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए बिना मांगे हुए, क्योंकि वो मूर्ख है। सलाह दोगे तो वो सोचेगा कि उसी का कुछ फायदा है। तो बंदर जो थे वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि पक्षियों को एक पाठ पढ़ाएंगे। उन्होंने खुद से कहा, ये बर्ड जो है, ये पक्षी जो है, इन्हें बारिश से या ठंडे हवाओं से डर नहीं लगता है, वो बहुत ही आराम से रह रहे हैं, इसीलिए वो इतना ज़्यादा हमारी आलोचना कर रहे हैं इस तरह से। एक बार बारिश खत्म होने दो तो हम उन्हें दिखाएंगे कि कैसे घर बनाते हैं। जैसे ही बारिश बंद हुई, द मंकीज डैश अप द ट्री, मंकी जो है पेड़ पर चढ़ गए, चढ़ जाना। जैसे ही बारिश खत्म हुई बंदर पेड़ पर चढ़ गए एंड उन्होंने पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके अंडों को भी तोड़ दिया और नवजात बच्चों को नीचे फेंक दिया। पक्षी वहां से उड़ के चले गए, बहुत ही दुखी अवस्था में, दयनीय अवस्था में। वो पूरी तरह से पश्चाताप से भर गए थे अपने शब्दों के, पश्चाताप, वो पूरी तरह से पश्चाताप से भर गए थे अपने शब्दों के लिए, और उन्हें एहसास हुआ था कि उन्हें सलाह नहीं देना चाहिए था जिसकी मांग नहीं की गई थी। सलाह सिर्फ तभी देना चाहिए, सलाह सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जो बुद्धिमान हो और जो उसकी मांग करते हैं। मतलब कभी भी गधों को सलाह नहीं देनी चाहिए, और मंकी तो गधा ही है भाई। तो चलो भाई देखते हैं पहला में क्या था भाई। एक समय एक बहुत बड़ा पेड़ था नदी के किनारे। तो नदी के किनारे को हम बैंक कहते हैं। तो नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, मिडिल मतलब मध्य में, बॉटम मतलब पेंदी। नदी के किनारे बंदर बारिश में भीग गए थे और वो सभी ठंड से कांप रहे थे। नहीं, जब बारिश या ठंड लगती है तो ये जो करते हैं उसे कांपना कहते हैं। तो कांपने के लिए क्या है भाई इंग्लिश? शेक मतलब तो हिलाना होता है, ये नहीं होगा। एंग्री मतलब गुस्सा, वेट मतलब भीगना, शिवरिंग मतलब होता है कांपना। ठंड से जो आप कांपते हैं उसे शिवरिंग कहते हैं। वो भीग गए थे और वो ठंड से कांप रहे थे। ठीक है भाई, कांप रहे थे। तो उनमें से जो बंदर जो है गुस्सा हो गए थे और कसम खाई थी कि उन पक्षियों को पाठ पढ़ाएंगे, तो गुस्सा हो गए भाई।
छठे में गुस्सा हो जाओ भाई। इंस्पायर मतलब तो मोटिवेट करने के लिए होता है। सॉरी मतलब क्षमा। डिफेंसिव मतलब आत्मरक्षा। एनॉयड मतलब गुस्सा हो गया। एनॉय मतलब गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना। तो उनमें से एक बंदर गुस्सा हो गए थे। और जैसे ही बारिश खत्म हुई तो बंदर जो है पेड़ पे चढ़ गए थे। तो पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ने के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है क्लाइंब अप। असेंड के साथ इसका भी अर्थ ऊपर चढ़ना होता है, चढ़ना। इसका भी अर्थ होता है चढ़ना। लेकिन देखो यहाँ ब्लैंक के बाद वहां पे अप लिखा है। और देख लो, असेंड के बाद अप नहीं लिख सकते हैं, क्लाइंब के बाद अप लिखते हैं। तो वो पेड़ पे चढ़ गए थे और हमला करके घोंसले को तोड़ दिया, फेंक दिया नीचे। तो वे जो पक्षी थे वो पश्चाताप से भर गए थे अपने शब्दों को लेकर कि काश हमने इन बेवकूफों को सलाह ना दी होती। तो पश्चाताप, तो पश्चाताप कराओ भाई। प्लेजर मतलब तो खुशी, हेटेड मतलब नफरत, प्राइड मतलब अहंकार या गर्व, रिग्रेट मतलब पश्चाताप। तो क्लोज टेस्ट थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर ऑप्शंस देखोगे और कहानी देखोगे तो बहुत ही इजी था। तो इसमें गलती होने की कोई संभावना मुझे तो नहीं दिख रही थी। चलो नेक्स्ट। चलो एक्टिव पैसिव पूछा है भाई। वॉज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स? तो ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है भाई। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पूछा है हमसे। तो देख लो भाई, एक्ट इंट्रोगेटिव में या तो वॉज होगा या वर होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये रहा। तो जब इसके आप पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर तो होगा ही कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट लो, फिर यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी बिंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जैसे जरूरत हो लिख देना, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वॉज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो वर्ड से होगा। स्टूडेंट्स के लिए वॉज क्यों आ रहा है? टीचर तो सब्जेक्ट है, तो पैसिव की शुरुआत तो ऑब्जेक्ट से होती है। तो वर्ड द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे बीन करके गलती की है। तो वर्ड द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो 9th का आंसर सी है, बेसिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है। 10th, डोंट इंसल्ट द पुअर। देखो इसका रूल कहता है मोरल सजेशन यूज शुड इन पैसिव वॉइस। फॉर मोरल सजेशन यूज शुड इन पैसिव वॉइस मतलब जब भी आप किसी को नैतिक सलाह दें तो पैसिव में कोशिश करो कि शुड से बनाया जाए, मतलब शुड प्लस बी प्लस V3। जैसे नहीं बोलते हैं माँ बाप की सेवा करो, देश का नाम रोशन करो, खूब मन से पढ़ो, गरीबों की बेइज्जती मत करो। तो ये सब क्या है? नैतिकता की बात हो रही है। तो जब भी आप नैतिकता की बात करें तो पैसिव में कोशिश करो कि शुड का प्रयोग होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, तो पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से बनता है। 1 क्यों है भाई? और ये तो एक्टिव ही दिख रहा है मुझे। द पुअर शैल क्यों? फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं हम। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो सीधा सा लॉजिक होता है, इसका रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस, अब डू नॉट है या डज नॉट है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम लो। डोंट लिखो या डजंट लिखो,
प्लस लव लिखो या लाइक लिखो, प्लस प्लस जेरेंट प्लस जेरेंट प्लस जो भी चल रहा हो। अगर ये स्ट्रक्चर है तो पैसिव में इस पार्ट में तो कोई बदलाव करो नहीं आप, इस पार्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि लव लाइक जब आ गया इस स्ट्रक्चर में तो उसका पैसिव नहीं बनता, तो इस पार्ट में तो कुछ टच करोगे नहीं। अब मेन खेल यही है, जो ये जेरेंड है ना उसी को आप बिंग प्लस V3 में बदल दो, तो बिंग करो और ये जो जेरेंड है उसे थर्ड फॉर्म में ले आओ, फिर जैसा है वैसा एक्सक्यूज मी। तो देखो आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक तक तो सेम लिखो, आई डोंट लाइक पीपल पैसिव में क्यों लिख रहा है, एक्टिव में था वहां सब्जेक्ट, तो आई डोंट लाइक के डायरेक्ट बात मुझे चाहिए बिंग, तो आई डोंट लाइक बिंग और कीपिंग को बिंग केप्ट किया है, ये रहा। तो 11th का सी आंसर सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला जानते हो तो कोई खासियत इस रूल में नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 12 और 13, इसमें PQRS आ गया भाई, चलो देखते हैं पहला जंबल क्या कह रहा है। S1 और S6 फिक्स्ड है, बाकी सेंटेंस को आपको एक सेकंड चलिए चले, a man handed a pair of trousers to the departmental store clerk and said, I would like these altered please. एक व्यक्ति ने ट्राउजर्स के एक जोड़े को लेकर, मतलब पैंट के एक जोड़े को लेकर डिपार्टमेंट स्टोर में जो क्लर्क था उसे कहा कि मैं इन्हें अल्टर कराना चाहता हूँ, मतलब छोटा होटा या जो भी थोड़ा सा जो चेंजेस उसमें करना था वो करवाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो जब भी आप कपड़ा खरीद के मान लो घर ले गए, देखा कि अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसे थोड़ा अल्टर करवा लेते हैं, तो जब दोबारा जाओगे कराने के लिए तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा, सबसे पहले बोलेगा वो तो ठीक है लेकिन बिल है, क्योंकि बिना बिल के वो मानेगा नहीं कि आपने वहीं से खरीदा है, क्योंकि उन्हें भी एक रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। तो वो जो क्लर्क से कहा कि मैं इसे अल्टर कराना चाहता हूँ, तो वही क्लर्क कहेगा, उस क्लर्क ने उसे सेल्स रिसिप्ट मांगा, बताया भाई सेल्स रिसिप्ट दो, लेकिन अपने पॉकेट को सर्च करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो उसे खो दिया था। ठीक है भाई, मैंने उसे खो दिया है, तो खो दिया है, तो फिर क्लर्क ने कहा कि फ्री अल्टरेशन तो अब संभव नहीं है बिना उस रिसीट के, तो एस के बाद पी जा सकते हैं, ये पहला दे दो ये दूसरा दे दो, एस पी, और वैसे भी एस से तो एक ही शुरू है। फिर देखो क्यों, द मैन सेड, तो व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं इस ट्राउजर को रिटर्न करना चाहता हूं, तो क्लर्क ने उस ट्राउजर को रिटर्न ले लिया और उसे उसके पैसे दे दिए। ठीक है भाई, फिर आर द मैन पुश द मनी एंड सेड, उसके बाद व्यक्ति ने पैसे को फिर उसे दे दिया और कहा अब मैं इन्हें फिर से खरीदना चाहता हूं, तो बहुत चालाक है भाई, क्योंकि फिर से खरीदेगा तो फिर से उसे बिल बना के देगा वो क्लर्क, और बिल को दिखा के फिर अल्टर करा लेगा, बहुत चालाक व्यक्ति है। द क्लर्क पुट द ट्राउजर्स इन अ बैग, फिर से क्लर्क ने उस ट्राउजर को पैंट को बैग में रखा और उसे एक इशू कर दिया, इशूड है, रिसीट कर दिया इशू, और उसे रिसीट मतलब कागज, बिल और ट्राउजर दोनों दे दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद विजेता, ट्रिम्फेंट मतलब विजेता बनना, जीत जाना, तो उस आर्गुमेंट को जीतने के बाद उसने उस ट्राउजर को और उस बिल को फिर से काउंटर पर रखा और कहा अब मैं इन्हें फिर से अल्टर कराना चाहता हूं, क्योंकि अब उसके पास बिल भी है और बिल दिखा के फिर से करा लेगा, मतलब बहुत ही शाना है, इसे कहते हैं शाना। अच्छा बिल नहीं है तो तुम अल्टर नहीं करोगे फ्री में, एक काम करो रिटर्न करूंगा, तो रिटर्न किया
तो रिटर्न करके पैसे मिले, फिर बोला अब मुझे यही खरीदना है, तो फिर वो खरीदा। तो इस बार खरीदेंगे तो फिर बिल देंगे वो, तो फिर बिल लेके कहा ये लो, अब मुझे इसका अल्टर करवाना है। अच्छा है। 13, अच्छा पहला लाइन यही गलती से आ गया है। फोरकास्टिंग द वेदर हैज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट बिजनेस। मौसम का अनुमान लगाना बहुत ही हमेशा से कठिन कार्य रहा है। ठीक है भाई, तो कठिन कार्य रहा है तो देखो, कठिन कार्य क्यों रहा है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं जो मौसम को प्रभावित करती है, और उन्हें हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से अध्ययन करना पड़ता है ताकि हम एग्जैक्ट सही फोरकास्ट कर सकें। बोल रहा है कि मौसम का फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, और उसी मुश्किल कार्य का डिफिनेशन क्यों में है कि बहुत सारे चीजें जो मौसम को प्रभावित करती हैं, और उन सब चीजों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से अध्ययन करना पड़ता है ताकि हम एक्यूरेट सही अनुमान लगा सके। तो क्यू से तो बैठ सकता है। अब देखो ए और बी, डी को हटा लो, क्यू के बाद देखना है पी होगा या आर होगा। आर क्या कह रहा है भाई? पुराने जो मिस्र के लोग थे उन्हें इस मौसम की जरूरत नहीं थी नील वैली में, क्योंकि नील नील नदी जो थी शायद ही बदलती थी। अचानक पुराने लोग कहां से आ गए? पी में क्या बता रहा है भाई? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ड्रॉट, हाँ, सूखा के समय जो नदियां और जलधाराएं होती हैं वो सूख जाती हैं, और जानवर जो है मर जाते हैं भूख प्यास से, और फसलें जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा नजदीकी है। फिर आर, उसके बाद लेकिन मिस्र के जो पुराने लोग पहले जमाने में, उन्हें इस मौसम की जरूरत नहीं थी कि उनका नदी तो शायद ही कभी बदलता था, साल भर नील नदी में पानी भरा रहता था। फिर एस, इन अर्ली टाइम्स, पहले जब कोई इंस्ट्रूमेंट यंत्र नहीं था जैसे कि थर्मोमीटर, बैरोमीटर, तो मनुष्य जो है टेल टेल साइंस करते थे, आकाश में देखकर अनुमान लगाते थे कि बारिश होगी या नहीं। जैसे नहीं लगान फिल्म में जो रहता है उसे कहता है कि देख के बताओ कि बारिश आएगा कि नहीं, स्वदेश फिल्म है, सॉरी लगान नहीं, स्वदेश फिल्म है। सो ठीक है, तो वो आकाश को देखकर जो मनुष्य है वो अनुमान लगाता था, और इसी मैन के लिए देखो फिर से ही आ गया है। वह अपने अनुमान को लगाता था पक्षियों की उड़ानों को देखकर, या फिर धुआं जो है वो आग से कैसे उठते थे। तो ठीक है भाई, तो बी दे दो, बी फॉर बेंगलोर। चले नेक्स्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया भाई। वन डे यू विल रिपेंट। अब देखो यहाँ पे रिपेंट है, ये तो प्रिपोजिशन का खेल है। रिपेंट के साथ या तो ऑफ आती है या ओवर आती है, ऑफ या ओवर, तो ठीक है भाई ओवर। लेकिन अब यहां भी दिक्कत है, किसी भी डब्ल्यू एच के ठीक बाद व्हाट लिखा है, व्हाट के ठीक बाद अगर आपने हेल्पिंग वर्ब दी, फिर जाके सब्जेक्ट दिया, फिर जाके मेन वर्ब दिया, तो वो अंत में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए फिर, तो वो तो प्रश्नवाचक होगा। लेकिन अगर आपने किसी भी डब्ल्यू एच जैसे व्हाट है उसके ठीक बाद सब्जेक्ट दे दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी लिखना है, तो वो फुल स्टॉप हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पे आपको अंत में देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप है तो डब्ल्यू एच के ठीक बाद सब्जेक्ट चाहिए, और विल है, फ्यूचर है तो पास्ट तो होगा नहीं, ऑन होगा नहीं क्योंकि ओवर या ऑफ लिखते हैं। ये बच गया है आपका व्हाट यू हैव डन, क्योंकि देखो व्हाट के ठीक बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है, और यहाँ व्हाट के ठीक बाद पहले सब्जेक्ट आया है फिर हेल्पिंग वर्ब। तो आंसर 14th का आंसर सी है। वन डे यू विल रिटर्न रिपेंट ऑफ व्हाट यू हैव डन। एक दिन तुम्हें पश्चाताप होगा जो चीज तुमने किया है, एक दिन तुम्हें पश्चाताप होगा जो चीज तुमने किया है। चले नेक्स्ट 15।
द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गिव अप द प्राइजेस टू द विनर्स एट द एंड ऑफ द फंक्शन। देखो ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब कह सकते हो, गिव अवे। गिव अवे का अर्थ होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करना। तो पुरस्कार, प्राइज को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने विनर्स को पुरस्कारों का वितरण किया था फंक्शन के अंत में। अब आइए नेक्स्ट। अब आ गया आपका फिर से पैसेज। अच्छा ये नॉर्मल पैसेज है। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम, वेक्स्ड प्रॉब्लम होता है बहुत ही कठिन समस्या, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल जो समस्या होती है। एक जो मुश्किल समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं वो ये है कि बहुत ज्यादा जो शोर शराबा, क्लेमर मतलब शोर शराबा, क्लेमर मतलब शोर शराबा जो की जा रही है कि और ज्यादा कॉलेजेज को खोलना है और सीटों को रिजर्व करना है बैकवर्ड, पिछड़े जातियों के लिए। लेकिन यह एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। शीर मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से, एक्सट्रीम। फॉली मतलब फुलिशनेस, मूर्खता। लेकिन ये एक पूरी तरह से मूर्खता होगी कि ऐसे सुविधाओं को बढ़ाएं अंधाधुंध तरीके से, बिना किसी सोच विचार के कि शिक्षा जो दी जाती है उसके क्वालिटी के बारे में सोचकर। यदि एडमिशन को सेलेक्टिव कर दिया जाए, चुन के किया जाए, तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक रूप से एंट्री करने वाले, जो प्रवेश करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या घट जाएगी। इसे अप्लाई करना चाहिए खासकर नए कॉलेजेस में, जिनमें से अधिकतर जो है सिर्फ डिग्री देने का फैक्ट्री बन गई है। मतलब कॉलेज खुल गए, बस कैसे भी डिग्री देना है, पढ़ाई लिखाई हो ना हो, क्वालिटी मेंटेन करे ना करे, बस डिग्री दे रहे हैं। ओनली तभी जाके जो है अथॉरिटी ये वो आशा कर सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट के रेशियो को मैनेजेबल किया जा सके, कम किया जा सके। व्हाट इज मोर, इसके अलावा टीचर्स को भी रिफ्रेशर्स कोर्स दिया जाना चाहिए प्रत्येक गर्मियों के समय, ताकि वो अपने नॉलेज को ब्रशअप, ब्रशअप मतलब होन कर सके, रिवाइज कर सके, HONE, ताकि अपने नॉलेज को और शार्प कर सके। इसके अलावा यदि मैनेजमेंट जो इंक्रीज करता है अपने लाइब्रेरी में जो बजट का है, तो इससे स्टाफ को भी फायदा होगा और स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। क्योंकि लाइब्रेरी का बजट बढ़ा दोगे तो उसमें और नई नई किताबें आएंगी, तो नई नई किताबें आएंगी तो उन किताबों को टीचर भी पढ़ पाएंगे और स्टूडेंट्स भी उन किताबों का यूज कर पाएंगे। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, लेकिन यह काफ़ी गलत होगा कि कॉलेजेस को एजुकेशन देने से मना किया जाए हजारों नौजवानों को, महिलाओं और पुरुषों को, अनलेस एम्प्लॉयड। तब तक नहीं रोकना है जब तक कि जो काम देने वाले लोग हैं वो डिग्री की मांग ना करें, जो क्लर्क जॉब के लिए भी। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे मार्केट में जॉब के लिए, तो जो आपको एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब देगा, वो पहले सबसे क्या मांगता है, डिग्री। तो कॉलेजेस को हमें तब तक नहीं रोकना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए जब तक कि डिग्री की मांग की जा रही है। क्योंकि डिग्री की मांग की जा रही है तो कॉलेज को डिग्री देना होगा, क्योंकि अगर डिग्री नहीं होगा तो हमें जॉब भी नहीं मिलेगी। फॉर ए स्टार्ट, क्यों ना ऐसा किया जाए कि गवर्नमेंट जो है ग्रेजुएट्स को डिस्क्वालीफाई कर दें कुछ जॉब से, जैसे कि लोअर जॉब है, क्लास 3 और क्लास 4 के जॉब, जैसे प्यून का जॉब है, छोटे मोटे जो काम करते हैं ग्रुप डी वाले, उन सबों के जॉब में मतलब जो है डिग्री का, ग्रेजुएशन को, मतलब जो है सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दे। क्योंकि अब प्यून का काम है, साफ सफाई करने वाला, झाड़ू लगाना है, तो उसमें डिग्री की क्या ज़रूरत है। अगर सरकार उससे कह दे कि इसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि डिग्री और जॉब के बीच का जो लिंक जो है वो हो जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री और जॉब किसके लिए होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अब IAS IPS जो देश चलाएंगे तो उनके लिए डिग्री चाहिए होगी। अब झाड़ू लगाना है, पानी पहुंचाना है, चाय पहुंचाना है, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा
कि जो नौजवान लोग हैं वो 2 बार सोचेंगे कॉलेज ज्वाइन करने के पहले, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं झाड़ू पोछे के लिए ही मेरा इतनी क्षमता है, तो मैं झूठ मूठ का कॉलेज का डिग्री लेके मैं क्यों जाऊँ। और मुझे लगता है कि मुझ में क्षमता है, मैं आईएएस बनूंगा, तो मैं डिग्री लूंगा, पहले कॉलेज पास करूंगा, ग्रेजुएशन हो करूंगा, फिर जाके आईएएस के एग्जाम की तैयारी करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरा उतना पढ़ने में कोई क्षमता है नहीं, कोई छोटा मोटा झाड़ू पोछे का भी काम मिल जाए तो काम चल जाए, तो मैं क्यों डिग्री लेने जाऊं। तो यही है। तो व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशन, एडमिशन को घटाने में क्या ऑटोमेटिकली काम करता है। अगर हम चुन के स्टूडेंट को लेंगे, ऑटो मतलब सिलेक्टिव हो जाएं, सिलेक्टिव एडमिशन लोगे, तो छात्रों की जो संख्या जो है कम हो जाएगी। सिलेक्शन करेंगे जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, जिनका इतना नंबर आया है, ये पैसेज में तो दिख भी रहा है ना। अगर हमने सेलेक्टिव एडमिशन लिया, मोर सेलेक्टिव, तो उससे स्टूडेंट की संख्या घट जाएगी, तो डायरेक्ट पैसेज में था। नेक्स्ट, मेनी ऑफ द न्यू कॉलेजेज आर, आजकल के जो अधिकतर नए कॉलेज क्या है भाई, वो डिग्री फैक्ट्री बन गए हैं, सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, सिर्फ डिग्री दे रहे हैं। लर्निंग के एडवांस नहीं है, रिसर्च के लिए नहीं है, वो फैक्ट्री बन गया जो सिर्फ डिग्री का उत्पादन कर रहा है। ये लो डिग्री, ये लो डिग्री, ऐसे। नेक्स्ट, हाउ कैन टीचर ब्रश अप देयर नॉलेज, कैसे टीचर अपने नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं। वो समर में जो उनके लिए जो क्या करते हैं, रिफ्रेशर कोर्स लाके समर में टीचर ब्रश अप कर सकते हैं अपने नॉलेज को। पैसेज में डायरेक्ट लिखा हुआ है। देख लो भाई, टीचर को भी रिफ्रेशर कोर्स देना चाहिए ताकि समर में वो अपने ज्ञान को ब्रश अप कर सके। तो इसका ए हो गया। नेक्स्ट 19, द ऑथर इज इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशन, ऑथर जो है कॉलेज एजुकेशन को मतलब रिस्ट्रिक्ट करने में, लगाम लगाने के पक्ष में है। कॉलेज एडमिशन को कब रिस्ट्रिक्ट करने के पक्ष में है, केवल तब जब डिग्री और जॉब के बीच में कोई लिंक ना रहे। क्योंकि कॉलेज में एडमिशन को तब रोकने के हम पक्ष में होंगे ना, जब कोई ऐसा जॉब भी आए जिसमें कोई डिग्री ना मांगी जाए। तो ओनली व्हेन डिग्रीज आर डी लिंक्ड, हाँ, जॉब से लिंक ना रह जाए तभी। जैसे ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ के जो जॉब होते हैं सी और डी वाले, उसमें अगर सरकार ये कह दे कि इनके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, तब तो जाके हम कॉलेज में एडमिशन को नियंत्रित करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अन्यथा सबको डिग्री चाहिए, क्योंकि प्यून बनने के लिए भी भाई आपको डिग्री चाहिए। नेक्स्ट, द फ्रेज वेक्स प्रॉब्लम मतलब होता है डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन समस्या। अब इसमें नहीं जानते हो तो नहीं बना पाओगे, पहला ही लाइन का पहला ही वर्ड था, नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वेक्स्ड प्रॉब्लम मतलब ही होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इजी था ये। चले नेक्स्ट, ये तो हो गया 21। अब आ गया भाई फिल इन द ब्लैंक, अ डैश ऑफ पायरेट्स। तो समुद्री डाकुओं के जो समूह था, वो समुद्र में इधर उधर छानबीन कर रहे थे विक्टिम्स के लिए, ताकि जिसे मतलब लूटा जा सके। तो पायरेट मतलब तो सी रॉबर्स होते हैं, जो समुद्र में के डाकू जो होते हैं। जो नई मूवी थी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उस तरह के। तो अब भाई अगली पार्ट में तो पता चल रहा है जो समुद्र में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, यहाँ तो सी चाहिए। अब समुद्री डाकू जमीन पे क्या करेंगे, देश में क्या करेंगे, रास्ते पे क्या करेंगे, ये रहा। होड़ का एक अर्थ होता है ग्रुप, समूह, क्राउड भी होता है, भीड़ भी होती है। तो समुद्री डाकुओं का जो समूह है वो समुद्र में भटकते रहते हैं शिकार की तलाश में।
तो आंसर आपका 21 का सी होगा। 22, ही इज मोर डैश लेस्ट ही शुड बी कॉट अगेन बाय हिज, तो वह बहुत ही ज्यादा सावधान है, सचेत है, चौकन्ना है। वो बहुत ही ज्यादा सचेत है, नहीं तो फिर उसे उसके आलोचक पकड़ लेंगे। आलोचक, तो डिट्रैक्टर्स मतलब ये होता है क्रिटिसाइजर, आलोचक। इनडिस्क्रीट, मतलब जो बुद्धिमान नहीं है, अनवाइज। एक्स्ट्रा वेगेंट तो पता ही है, जो खर्चीले होते हैं उनके लिए आप एक्स्ट्रा वेगेंट कहते हो ही गया। और कुछ है क्या? प्रोपोनेंट्स, अच्छा प्रोपोनेंट मतलब जो आपका समर्थक होते हैं, सपोर्टर। जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं उन्हें हम प्रोपोनेंट्स कहते हैं। तो वो ज़्यादा सचेत है, नहीं तो उसे फिर से उसके आलोचक पकड़ लेंगे, मतलब फिर से उसकी आलोचना होने लगेगी। चलिए नेक्स्ट। 23, मेंटेनेंस का हमसे मीनिंग पूछा है, मतलब सिनोनिम पूछा है। मेंटेनेंस मतलब तो एक तो अर्थ होता है परपिचुएट, कंटिन्यू भी होता है। तो ये दिख रहा है भाई, मेंटेनेंस मतलब कंटिन्यूएशन, रिकॉर्डिंग मतलब तो गणना करना, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, कैलकुलेशन। डेजिग्नेशन तो जो आपके पोस्ट होता है, पदवी। तो मेंटेनेंस का एक सिनोनिम होता है कंटिन्यूएशन, जारी रखना। चलिए नेक्स्ट। फोस्टर, फोस्टर के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, नर्चर, ग्रो, कल्टीवेट, ये सब है। डायरेक्ट आपको कल्टीवेट दिख जाएगा। तो हो गया। प्रोड्यूस मतलब तो निरीक्षण करना, एग्जामिन। अनाउंस घोषणा, इंटरप्रेट तो अर्थ निकालना, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम हिंट। इंटरप्रेट, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स या हिंट्स के आधार पर जो हम अर्थ निकालते हैं या अर्थ समझते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरप्रेट। तो 24 का डी। नेक्स्ट। अब हमसे एंटोनिम पूछा है। कंसीव के बहुत सारे अर्थ होता है। एक तो जो हम बच्चा पैदा होने के लिए जो भ्रूण पेट में आता है उसे कंसीव कहते हैं। और एक कंसीव का अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति, ओरिजिनेट, या हैव एन आइडिया, हैव एन आइडिया, या फिर ओरिजिनेट। फॉरगो मतलब तो छोड़ देना, गिव अप। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, ये तो होगा नहीं भाई। अटेस्ट मतलब सत्यापित करना, क्या बोलेंगे, कंफर्म करना। डिसरप्ट मतलब डैमेज, नष्ट कर देना। तो उत्पत्ति का एंटोनिम तो नष्ट करना ही हो सकता है, क्योंकि और बाकी तो आसपास भी कोई नहीं है। क्योंकि अब कंसीव का एक अर्थ होता है ओरिजिनेट होना या एक आइडिया होना, और डिसरप्ट का एक अर्थ होता है डैमेज कर देना, नष्ट कर देना, बाधित कर देना। तो जन्म होने का खत्म करना तो एक हो ही सकता है ना, क्योंकि बाकी और सब तो कोई आसपास भी एंटोनिम नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट। वेन मतलब होता है फुटाइल, व्यर्थ,
जिसे आप इंग्लिश में कहते हो फुटाइल, यूजलेस। तो देख लो भाई, फ्रूटफुल होगा, फुटाइल का फ्रूटफुल हो गया। वेन तो उसका सिनोनिम है अबॉर्टिव, मतलब असफल हो जाना। तो इसलिए वेन का एंटोनिम फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब यूजफुल, उपयोगी, और वेन मतलब बेकार, अनुपयोगी, व्यर्थ। चले नेक्स्ट। अब हमसे पूछ रहा है मिस स्पेल्ट। सर्जेंट तो पहला ही दिख रहा है भाई। एलिगेंट मतलब तो ट्रेंडी होते हैं, फैशनेबल। एलिगेंट मतलब स्टाइलिश। सर्जेंट में ही स्पेलिंग है SERGEANT, सर्जेंट। सर्जेंट मतलब जो सब इंस्पेक्टर बोल सकते हो आप। सर्जेंट मतलब सब इंस्पेक्टर। एलिगेंट मतलब तो थोड़ा जो स्टाइलिश टाइप के होंगे। डिलीजेंट मतलब लेबोरियस, जो मेहनती होते हैं। डिलीजेंट मतलब लेबोरियस। पेजेंट मतलब तो शो, शोबाजी से समझता है, शो, प्रदर्शित करना। ब्यूटी पेजेंट नहीं होती है, ब्यूटी शो जो होती है। तो इसीलिए यहाँ पे तो सर्जेंट का स्पेलिंग गलत है, GEANT था। इसमें अट्रैक्शन ठीक है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, गैदर। एकोमोडेशन में CCM होता है। एकॉर्डियन भी एक वर्ड होता है, कोई वाद्य यंत्र है, म्यूजिक सिस्टम से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी ठीक था। एकोमोडेशन में CCM था, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन मतलब जहां पे आप निवास करते हैं, रहते हो, उसे आप कहते हैं। अट्रैक्शन मतलब लगाव, आकर्षण। चलिए नेक्स्ट। अब हमसे पूछ रहा है ईडियम। एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड द पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर मतलब एकदम अस्त व्यस्त, केओस टाइप का हो जाना। तो जैसे ही बम धमाका हुआ, लोग जो है इस अस्त व्यस्त तरीके से एकदम हड़बड़ी में इधर उधर हो गए। तो अस्त व्यस्त और हड़बड़ी, डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, हड़बड़ी करना लेकिन अस्त व्यस्त तरीके से। ठीक है, हेल्टर स्केल्टर। तो जैसे बम धमाका होगा, लगेगा हम हड़बड़ी में इधर उधर भागेंगे, कोई सीक्वेंस नहीं होगा। चले नेक्स्ट। 30, he was progressing by leaps and bounds very fast। लिप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। तो ये रहा रैपिडली, वेरी फास्ट। तो वह बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था अपने कठोर परिश्रम के कारण। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। तो देख लो यहाँ पॉली का तो अर्थ ही होता है अनेक, बहुत सारे। तो पॉलीग्लॉट वही हो जाएगा, पॉलीग्लॉट, वन हु knows many languages, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट मतलब तो बहुत ही विद्वान, लर्नेड, विद्वान होते हैं। फोनेटिशियन मतलब रिलेटेड टू फोनेटिक्स, उच्चारण भाषा के, उनसे संबंधित है फोनेटिशियन। तो जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं, ध्यान रखना। लिंग्विस्ट मत लिख देना। पॉलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, और लिंग्विस्ट मतलब जो भाषा का विद्वान होता है, एक ही भाषा जान रहा है लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में डीप नॉलेज है। नेक्स्ट, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन के सामान्य नियमों को जो पालन नहीं करता है, वो तो बोहेमियन होता है। बोहेमियन मतलब जो सामाजिक नियम कानूनों को नहीं मान के चलता है।
पार्टिसन मतलब जो समर्थक होते हैं आपके, क्या बोलेंगे, समर्थक, सपोर्टर। आर्टिसन मतलब तो आर्टिस्ट से संबंधित है। फिजिशियन मतलब चिकित्सक से संबंधित है। तो जो सामान्य समाज के नियम कानून, सामाजिक जीवन के नियम कानूनों को नहीं फॉलो करता है, उसे बोहेमियन कहते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया आपका भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ खासियत दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। पेपर आसान ही है, मतलब कह सकते हो एवरेज, जैसे एग्जाम का टाइप होगा। ही सेड आई विल कम हियर टुमारो, ये तो असर्टिव सेंटेंस है भाई, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल था कि सेड को सेड ही रहने दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट लिखो, विल को वुड करो, हियर को देयर करो, टुमारो को बहुत सारे हैं, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इन सबों में किसे भी बदल दो, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, ऑन द मॉरो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं। अब तो विल का विल ही क्यों रखा? विल का शुड नहीं होता है, विल का वुड होता है। ही सेड दैट ही वुड गो देयर अगेन, टुमारो को यहाँ नहीं बदला है। तो देख लो, सेड का सेड रहा, कंजंक्शन दैट जुड़ा, विल का वुड हुआ, हियर का देयर हुआ, टुमारो का द नेक्स्ट डे हुआ। तो 33 का आंसर आपका डी होगा। कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले को बैठा लेना है। नरेशन और वॉइस में आप तभी गलत करते हो जब आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट याद ना हो, क्योंकि हमें जुगाड़ की आदत पड़ गई है, ये है तो ये कर लो, ये है तो ये, ऐसा नहीं होता है। आपको टू द पॉइंट रूल्स याद होने चाहिए। इसीलिए वॉइस नरेशन के अगर सबसे टॉप क्वेश्चन को करना है तो हमारे श्योर 60 गुरुकुल पे ही मैंने नरेशन के टॉप 150 क्वेश्चंस और वॉइस के टॉप 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का मैराथन क्लास दे दिया है, उसे दे के कर लीजिएगा। उससे टफ आज तक किसी किताब में एक साथ 150 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो वो आपको बहुत ही फायदा कर जाएगा। चले नेक्स्ट, 34, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट राइट ऑन बोथ साइड्स। अब देखो, ये तो भाई इंपरेटिव है, क्योंकि डू नॉट से शुरुआत तो हमेशा ही आदेशात्मक में होती है। तो इंपरेटिव है भाई, तो इंपरेटिव में सेड या सेड टू को क्या लिखेंगे भाई? ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड। आस्क्ड भी होता है, ध्यान रखना। एडवाइज्ड भी होता है, कमांडेड भी होता है, वार्न्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिख दो, और अगर डू नॉट है तो चेंज करो उसे नॉट टू, लेकिन ध्यान रखना ये टू यही वाला यहाँ आ जाता है। तो द टीचर सेड टू द बॉयज, आस्क्ड से सब में आस्क है तो आस्क लिखो भाई। डू नॉट को नॉट टू में बदल देते हैं तो यहाँ नॉट गायब है, बी हटाओ। डू नॉट को नॉट टू में बदलते हैं, पहले नॉट फिर टू, यहाँ टू नॉट करके गलती की है। द टीचर आस्क के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो आंसर बच गया भाई डी। सेड को आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डू नॉट है तो नॉट टू करो। तो 34 का आंसर ए है, बाकी सारे ऑप्शंस तो ग्रामेटिकली गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट, 35, द क्लर्क सेड टू द मैनेजर प्लीज डोंट रिफ्यूज लीव टू मी। फिर से ये इंपरेटिव सेंटेंस आ गया भाई, जहां भी प्लीज या काइंडली दिख जाए तो मान लीजिए कि वो इंपरेटिव है। तो सेड हो या सेड टू, अगर प्लीज लिखा है तब तो रिक्वेस्टेड से बनाना चाहिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखेंगे, यहाँ भी डू नॉट है तो डू नॉट को हटाकर नॉट टू करेंगे।
तो द क्लर्क रिक्वेस्ट द मैनेजर, अब देखो डू नॉट में से नॉट गायब हो गया, यहाँ भी नॉट गायब हो गया। द क्लर्क रिक्वेस्ट द मैनेजर नॉट टू रिफ्यूज लिव टू हिम, द क्लर्क रिक्वेस्ट द मैनेजर नॉट टू, देखो यहाँ बीच जबरदस्ती का लिख दिया है, तो आंसर सी है। 35 का आंसर सी है, बाकी सारे ऑप्शंस ग्रामेटिकली गलत थे। नेक्स्ट, अब आइए फिर से पैसेज। अ न्यू स्टडी, एक जो नया अध्ययन किया गया है ईस्टर्न फिनलैंड का जो यूनिवर्सिटी है, वो यह दर्शाता है कि लैक्ट्यूस, लैक्ट्यूस मतलब एक तरह का प्लांट होता है, जैसे चौड़े पत्ते होते हैं, पौधा, छोटा पौधा, वो जो है लगभग नैनो प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण होते हैं, प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण है ना, जो इतना छोटे कि दिखाई ना दे आंखों से, उसे भी सॉइल में ले जाते हैं और मिला देते हैं, और उन्हें फिर से मतलब फूड जो चेन है उसमें शामिल हो जाता है। चिंता की बात यह है कि जो प्लास्टिक से जो प्रदूषण हो रहा है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, जब से यह महसूस हुआ है कि जो मैनेज नहीं हो पाता है प्लास्टिक इन्वायरमेंट में, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक कहते हैं। और ऐसी संभावना है कि नैनो प्लास्टिक जो होता है अपने छोटे साइज के कारण वो साइकोलॉजिकल जो बाधाएं हैं उसे तोड़कर वो जीवाश्म के, मतलब हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। डिस्पाइट द ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस, एविडेंस देने के बावजूद कि जो संभावित जो जहरीलापन है नैनोप्लास्टिक में जो प्लांट को, इन्वर्बरेट मतलब इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट मतलब वे जीव जिनके रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है, नो बैकबोन, मैं ये लिख देता हूँ, नो बैकबोन, जिसके रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है उसे इन्वर्टिब्रेट कहते हैं। नो बैकबोन, वे प्राणी जिनकी हड्डियां नहीं होती रीढ़ की, उसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और वर्टिब्रेट उसका एल्टोनिम है, वह प्राणी जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। वर्बिट्रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लास्टिक ट्रांसफर इन फूड वेब्स, प्लास्टिक का जो ट्रांसफर होता है फूड वेब में वो सीमित है। बहुत ही कम जानते हैं हम लोग नैनो प्लास्टिक के बारे में, जो सॉइल के इकोसिस्टम में चला आता है और उनका जो उन्हें यूज़ किया जाता है जीवाश्म के द्वारा। भले यह जानते हुए कि जो कृषि है, कृषि योग्य जो मिट्टी है, वो संभावित रूप से नैनो प्लास्टिक मिल रही है अलग अलग स्रोतों से, जैसे कि एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन से, जमा होने से, कृषि से मतलब सिंचाई से, जो दूषित पानी से सिंचाई करने से प्लास्टिक मिल रहे हैं, सीवेज मतलब नाली का जो कचरा है, स्लज मतलब मड, वो जो एग्रीकल्चर में यूज़ कर देते हैं, और मल्चिंग जो फिल्म है, मल्चिंग मतलब जो कवर कर देते हैं मल्चिंग मतलब जो चीज़ें कवर कर दी जाती हैं, मल्चिंग मतलब जो चीज़ों को हम कवर कर देते हैं उसी को कहते हैं आप लोग मल्चिंग, कवर विथ मल्च। मेजरमेंट ऑफ टेक, जो कितना नैनो प्लास्टिक हम लेते हैं, कितना प्लांट कितना लेते हैं सॉइल से, मिट्टी से कितना पौधा छोटे छोटे प्लास्टिक के कण अपने लेते हैं, खासकर जो सब्जियां होते हैं और फल होते हैं कृषि योग्य मिट्टी से। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ताकि हम ये सामने ला सकें कि कैसे और कितना जो नैनो प्लास्टिक्स जो है वो हमारे खाने के चीज़ों में आ चुके हैं, परिणाम स्वरूप हमारे फूड के जो है वेब में आ गए हैं। रिसर्चर जो है यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक नोवल बहुत ही आदर्श मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेक्निक को बनाया है ताकि वो नैनो प्लास्टिक को मेजर मतलब कर सके जीवाश्म में वो कितनी मात्रा में है। और उन्होंने उसे एक मॉडल फूड चेन में अप्लाई भी किया है, जिसमें 3 लेवल हैं, एक है लैक्टोस प्राइमरी प्रोड्यूसर, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा
जो प्राइमरी कंज्यूमर है, और इंसेक्टिवोरस फिश जो है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है। रिसर्चर ने जो सामान्य रूप से प्लास्टिक जो चीज़ें पाई जाती है इन्वायरमेंट में, जिसे पॉलिस्टरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नैनोप्लास्टिक। लैक्टो प्लांट जो है वो नैनोप्लास्टिक के लिए सामने 15-14 दिन के लिए छोड़ दिया गया, कॉन्टामिनेट करके, दूषित करके मिट्टी को, जिससे उनको उगाया गया और उन्हें कीड़ों मकोड़ों को खिलाया गया। और खिलाने के 5 दिन बाद लिक्विड को, इंसेक्ट्स को जो है, मछलियों को, फेड टू द फिश, उन कीड़ों को मछलियों को खिला दिया गया। और ये एक चित्र दर्शाता है कि नैनो प्लास्टिक जो है उन्हें जड़ से लिया गया था प्लांट में और पत्तियों में उन्हें जमा कर दिया गया था। मतलब ये नैनो प्लास्टिक जो इतने प्लास्टिक के छोटे कण जो दिखते नहीं है, लेकिन वो प्लास्टिक के प्रदूषण जो फैलता है वो धीरे धीरे अब पर्यावरण में ही नहीं, मिट्टी भी मिल जा रहा है। मिट्टी से फिर पौधे होंगे, पौधे के अंदर वो मिल जाएगा, उसके बाद वो हमारे शरीर में आएंगे और दिखते होंगे। तो द मिसमैनेज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक को हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते इन्वायरमेंट में, वो स्मॉलर छोटे छोटे पीस में बन जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरे पैसे में तो वही बात करें, नैनो प्लास्टिक। उन्हें हम कहते हैं नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक, दोनों ही शायद लिखे हैं पैसेज में। जिसे माइक्रो प्लास्टिक भी कहते हैं और नैनो प्लास्टिक भी कहते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक, नैनो, अच्छा दोनों है, तो इसका बोथ 1 और 2 होना चाहिए भाई, बोथ 1 और 2। नैनो प्लास्टिक को क्या मतलब, छोटे छोटे जो प्लास्टिक जो है टूट के इन्वायरमेंट में किससे बदल जाते हैं, नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सबसे सामान्य प्लास्टिक का उत्सर्जन है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है? तो पॉलिस्ट्रीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड भी है, शायद पैसेज में डायरेक्ट लिखा हुआ था। जो सबसे कॉमनली फाउंड प्लास्टिक वेस्ट है इन्वायरमेंट में, उनमें है पॉलिस्ट्रीन और एक है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दोनों है, ये दोनों है, आपके डायरेक्ट पैसेज में था। तो पॉलिस्ट्रीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड दोनों है, मतलब बोथ 1 और 2। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना तो काफी आसान होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नैनो प्लास्टिक? एग्रीकल्चरल लैंड में नैनो प्लास्टिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? वो जो दूषित पानी से सिंचाई करते हैं, है भाई, जो डिपोजिशन जमाव होती है एटमॉस्फेरिक, उससे भी होता है, सीवेज में नाली का जो कचरा है उससे। ये तो तीनों है भाई, तीनों है, होगा ना चाहिए भाई, क्योंकि इन तीनों को ही तो इन्वायरमेंट में, नैनो प्लास्टिक, खेती में ये तीनों ही मेन है जो मतलब जो है दूषण पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड? रिसर्चर के द्वारा कौन सा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया फिनलैंड में, ताकि वो नैनो प्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मात्रा को जांच सके? तो एक दिया तो था पैसेज में डायरेक्ट ही क्वेश्चन। नोवल ईस्टर्न फिनलैंड में डेवलप किया एक मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेक्निक, मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेक्निक। तो मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड टेक्निक ये रहा, 39 का सी। पढ़ी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? तो पीवीसी का फुल फॉर्म तो डायरेक्ट पैसेज में लिखा है, लिख दो भाई, पीवीसी डायरेक्ट देखो, ये रहा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड है भाई पीवीसी का फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये रहा। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई गलती होने की तो कोई बात नहीं है। आइए लास्ट पैसेज, फिर से एक पैसेज आ गया। मिनिस्ट्रियल प्लेनरी ऑफ क्लीन एनर्जी के भाषण को संबोधित करते हुए जो है पिट्सबर्ग में, जो पेंसिल्वेनिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, भारत के जो मंत्री जी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा
कि भारत तलाश कर रहा है कि वह देश के एनर्जी की मांग को पूरा कर सके नए और स्वच्छ एनर्जी के द्वारा। और इंडिया जो है समर्पित है कि वो 500 वाट गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना कर देगा नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जो कोयला और पेट्रोल डीजल से ना हो, बल्कि वो हो सोलर एनर्जी के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा, हाइड्रो एनर्जी मतलब जल के द्वारा, जल से जो बिजली पैदा होती है उन सबों के द्वारा। कब तक? 2030 तक। और बिलियन टन जो कार्बन का इमिशन को कम कर देगा 2030 तक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एक बहुत ही लीडिंग हाई लेवल ज्वाइंट इंडियन मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न्यू एंड एनर्जी मिनिस्ट्री, उन्होंने सूचना दी है। मिनिस्टर जो है 30 देशों के, जो इंडिया के जो मिक्स स्ट्रेटजी इंक्लूड है, मतलब इंडिया को इंक्लूड है अ लार्जर शिफ्ट, तो 30 देशों के जो है, तो 30 हो गए और एक इंडिया का होगा तो 31 हो जाएगा। लार्जर जो उनमें बदलाव आया है कि क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, मतलब उत्पादन को बढ़ाना है, एनर्जी के जो इफिशिएंट क्षमता को बढ़ाना है, और हमें पॉलिसी नीतियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा हाइड्रोजन से लेकर जिसमें संबंधित होता है इंसेंटिव। इसके अलावा जो नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि 2G इथेनॉल पायलट, कंफर्ट क्लाइमेट बॉक्स फॉर ट्रॉपिकल रीजन, हाइड्रोजन वैली, हीटिंग एंड कूलिंग वर्चुअल रिपोजिटरी, ये सभी विचार किया जा रहा है। ऑन द टेबल मतलब विचार चल रहा है। इंडिया ने एक नीति मतलब प्लान बना लिया है ताकि वह बायो बेस्ड इकोनॉमी बना देगा, और वो 150 बिलियन यूएस डॉलर की तरफ पहुंच रहा है, पहुंचेगा 2025 तक। इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिलेगी बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लो कार्बन को उत्पादन करे, कार्बन कम उत्पादित होगी। हाल फिलहाल में भारत ने एक नया नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया है ताकि सक्षम बनाया सके कंपैटिटिव ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को और अच्छा किया जा सके। भारत सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट के मतलब साझेदारी से इस बात को सुनिश्चित किया है कि पैसे आते रहें क्लीन एनर्जी नए नए आविष्कारों के लिए। और वो जो कल्पना किया है मोदी जी ने, जो कल्पना की है कि 2.1 बनाएंगे, भारत को एकदम एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। मिनिस्टर ने 2 उदाहरण दिए हैं, एक सक्सेसफुल जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो साझेदारी हुई है। पहला है क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है रिसर्च के लिए। किसके सहायता से? पार्टनरशिप की गई है टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके, जिसने 20 क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस दिए हैं ताकि अकेले जो रिसर्चर हैं, सेंटर मतलब जो अलोन, जो अकेले जो रिसर्च कर रहे हैं, जो एक बहुत ही अलग उपलब्धि है। और जो दूसरा है ज्वाइंट सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी का और ऑयल से रिलेटेड है, मार्केटिंग कंपनीज, जिसके कारण 2G इथेनॉल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। इंडिया जो है समर्पित है कि वो इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा 2030 तक कितना कैपेसिटी को पालेगा भाई? डायरेक्ट दिया था उन्होंने कि 2030 तक वो 500 गीगावाट जो है पालेंगे। तो 500 गीगावाट दे दो भाई, ये रहा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? अब देखो भाई 30 लिखा हुआ है तो 40, 60, 50 तो है नहीं। इंडिया को भी जोड़ लोगे तो 31 हो गया। नहीं भी जोड़ तो कहोगे नहीं सर 30 के अंदर इंडिया भी है, तो नज़दीकी क्या हो गया? 31 ही ना, क्योंकि अमेरिका में हुआ तो या तो अमेरिका या इंडिया को अलग से जोड़ा गया है तो 31 हो गए। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस ईयर तक भारत एक ऐसा प्लान बना लेगा कि बायो बेस्ड इकोनॉमी बना लेगा जो 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी? तो 150 मिलियन तक पहुंचने की बात हो रही थी पैसेज के अंदर, ये रहा 2025 तक बायो बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगी।
तो 2025 तक की बात हो रही है, 2025 ये रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर सेट किया है, किसके साथ मिलके भाई? पहला ही तो था वो, क्लीन एनर्जी। भारत सरकार ने दिया क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किया है टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके। तो टाटा ट्रस्ट क्या है भाई? ये रहा, टाटा सन्स नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया है डेवलप्ड, इंडिया ने एक प्लान बनाया है कि वो बेस्ड बायो है, ये बायो बेस्ड इकोनॉमी बनाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए भाई? किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदद मिलेगी? लास्ट तो बता ही रहा है, बता ही रहा होगा कि दिस इज बायो लो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट, लो कार्बन बायो बेस्ड प्रोडक्ट के बनाने में मदद मिलेगी। लो कार्बन बायो बेस्ड ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, बहुत ही बेसिक्स थे। इस पेपर में पासिंग मार्क है आपका 100 से नीचे अगर आप ला रहे हो, मतलब कि कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा मेहनत बढ़ाना होगा। और वैसे भी मेंस की डाइट तो 1 महीने बढ़ी गई है, तो आपके पास पूरा टाइम है कि आप आसानी से नंबर जीत सकते हो। तो आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंबाइंड रेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।